Good morning, students. In our last class, we have discussed Newton's second law of motion, right? तो अभी तक हमने न्यूटन के दो लॉस पढ़ लिए हैं. द फर्स्ट वन वॉज बेस्ड ऑन द इनर्शिया. इसका मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक कि आप बाहर से उस पर कोई फोर्स नहीं लगा देते हो, राइट? दिस वॉज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. देन हमने बात की थी न्यूटन के सेकेंड लॉ की, जिसमें वी हैव डिस्कस्ड that the force applied on any body is directly proportional to the rate of change of momentum, right? Now we are going to discuss the last law of Newton, that is Newton's third law of motion. We are going to discuss this law, that is the Newton's third law of motion. So basically Newton's third law of motion states that every action has an equal and opposite reaction. Okay, न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है कि हर एक एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है. इसका मतलब अगर मैं किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वो बॉडी भी मुझ पर अप्लाई करेगी इन अपोजिट डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ये कोई टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये बुक रखी हुई है, राइट? सो ऑब्वियसली अगर हम मान ले कि ये बुक है ए और ऑब्जेक्ट है, ये टेबल है बी, तो जितना फोर्स ये बुक इस टेबल पर अप्लाई कर रही है, मतलब फोर्स ए बी, जितना फोर्स ए बी पर अप्लाई कर रहा है या बुक टेबल पर अप्लाई कर रही है, उतना ही फोर्स ये टेबल भी बुक पर अप्लाई करेगी, राइट? बट दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा? अपोजिट. बुक टेबल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, बट टेबल बुक पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है. सो द फोर्स अप्लाइड बाय द बुक ऑन द टेबल इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल ऑन द बुक, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट the direction of the force applied by the book on the table is toward downward, while the force applied by the table on the book is toward upward, right? So this is basically the Newton's third law कि जब भी कोई दो बॉडीज इक्विलिब्रियम में हैं तो जितना फोर्स पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाती है उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर लगाएगी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट? So I hope that Newton's third law is clear to all of you. This was basically the Newton's third law. इस पर बेस्ड काफी सारी चीजें होती हैं. इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं. The most common example is recoil of gun. Recoil of gun. आपने देखा होगा अगर हम वो बलून वाली जो गन्स होती हैं उससे भी अगर हम शूट करते हैं वो बलून को, तो क्या होता है, हम पे थोड़ा सा पीछे की तरफ एक धक्का लगता है, राइट? और जो एक्चुअल वाली बुलेट वाली गन्स होती हैं उसमें तो काफी ज्यादा फोर्स लगता है पीछे की तरफ. तो ऐसा क्यों होता है? तो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि जब हम गन से बुलेट को फायर करते हैं तो ऑब्वियसली जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है. इसका मतलब क्या कि बुलेट पर हम आगे की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जैसे ही हमने शूट किया तो आगे की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? और हमने अभी क्या पढ़ा कि हर एक फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है, राइट? तो जब बुलेट आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब आगे की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए बुलेट के द्वारा पीछे भी एक इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगा, और जिसके कारण हमारा जो हाथ है वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे हाथ पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है. इसका मतलब जितना फोर्स बुलेट पर आगे की तरफ लगा उतना ही इक्वल फोर्स हमारे हाथों पर भी लगेगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. दैट्स व्हाई वी फील अ जर्क टुवर्ड द बैकवर्ड, राइट? as soon as the bullet fires from the gun. So I hope this point is clear to all of you that the recoil of gun is the best example of Newton's third law of motion. सिमिलरली आपने एक और चीज एक्सपीरियंस की होगी कि अगर हम बोट में बैठे हुए हैं, है ना, और हम किनारे तक आ गए, अब जब हमको बोट से उतरना है तो हम अपने पैरों से बोट पर एक धक्का लगाते हैं,
है ना, ताकि हम जंप करके जो उसका किनारा है वहां पे जंप कर पाए, राइट। तो ऐसा क्यों करते हैं कि जब जब हम बोट पर हमारे पैर से एक किक लगाते हैं तो जितना फोर्स हमने बोट पर अप्लाई किया न्यूटन के थर्ड लॉ से, बोट भी हम पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी और हम इजीली जो है वो जंप करके उस नदी के किनारे पे जंप कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज बेसिकली द रीजन why we push the boat backward while jumping from it, right. So these two are the most common examples of Newton's third law of motion. I hope Newton's third law of motion is clear to all of you, that in mathematical terms we can say that the force applied by A on B is equal to the force applied by B on A, but the only difference is that their directions are opposite, और directions और opposite होने के लिए हम उसको यहाँ पे क्या लगा देते हैं आगे, minus. What is this minus indicating here? This minus is indicating that the direction of the force applied by A on B is opposite to that of the force applied by B on A, right? So I hope the Newton's third law of motion is clear to all of you. Now we will proceed to our next topic, that is, so the next topic that we are going to study is conservation of momentum. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी रहती है वो कैसी रहती है, कंजर्व्ड रहती है। मतलब कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं की जा सकती है, ना ही प्रोड्यूस की जा सकती है, बट एनर्जी केवल अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सिमिलरली हमको ये पढ़ना है दैट व्हाट डू वी मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो आपको पता है मोमेंटम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट। किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या कि किसी सिस्टम पे हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो कैसा होगा, कंजर्व्ड, राइट। इसका मतलब इनिशियली अगर कोई सिस्टम है तो उसका जो मोमेंटम है that initial momentum should be equal to the final momentum, and this principle is called as law of conservation of momentum. So I hope it is clear to all of you that किसी भी सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा अगर उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है तो। और हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि सिंस मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर किसी बॉडी का मास कम हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पी को तो इक्वल ही रखना है। तो जब एक क्वांटिटी कम होगी तो ऑब्वियसली दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट हल्का होता जाएगा, मतलब उसका मास कम होता जाएगा, तो ऑब्वियसली उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होती जाएगी, है ना। अगर एक लोडिंग रिक्शा है उसमें ज्यादा सामान है तो उसकी वेलोसिटी कम, लेकिन जैसे जैसे हम सामान को कम करते जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होती जाएगी, राइट। और इसी को अगर हम उल्टा करके समझें तो जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम। मतलब जैसे जैसे उस लोडिंग रिक्शा पर सामान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगी, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, राइट। सो दिस इज बेस, लेकिन उसका जो टोटल मोमेंटम है वो कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, राइट। इसका मतलब जो मोमेंटम है वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, जो भी चेंज है वो उसके मास और वेलोसिटी में होंगे। और अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसको साइंटिस्ट ने किस तरीके से प्रूव किया था वो समझते हैं। ओके, द साइंटिस्ट हैव टेकन 2 बॉल्स, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया 2 बॉल्स ले ली, इसका मास हमने ले लिया m1, या इसको हमने नाम दे दिया A, इसको हमने नाम दे दिया B, राइट। फर्स्ट वाली का मास हमने मान लिया ma
और सेकेंड वाली का मास हमने मान लिया mb। ओके, नाउ ये m1 किसी वेलोसिटी ua से इस तरफ आगे बढ़ रहा है ना, और ये जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है वो किसी वेलोसिटी ub से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ओके, तो ये दोनों बॉल्स हैं, वो दोनों इस तरीके से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, और ये जो पहली वाली बॉल है उसकी स्पीड इस वाली से ज्यादा है। तो एक पॉइंट क्या होगा, ये दोनों बॉल्स एक दूसरे से टकरा जाएंगी, राइट। एक पॉइंट पर ये दोनों बॉल्स एक दूसरे से टकरा जाएंगी और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक दूसरे से डिटैच भी हो जाएंगी, मतलब अलग अलग भी हो जाएंगी, राइट। अब जब ऑब्वियसली वो एक दूसरे से टकराई और अलग हुई तो इस पॉइंट पर उनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई होगी डेफिनेटली, राइट। और जब वो एक दूसरे से टकराई तो इस A ने B पर कोई फोर्स अप्लाई किया होगा और उतना ही फोर्स इस B ने A पर भी अप्लाई किया होगा, है ना। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ वी नो दिस। तो जितना फोर्स A ने B पर अप्लाई किया उतना ही फोर्स B ने भी A पर अप्लाई किया, राइट। तो कोलिजन के बाद, ये हम बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन की। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। तो कोलिजन के पहले ऑब्जेक्ट का मास था ma, इस ऑब्जेक्ट का मास था mb, इसकी वेलोसिटी थी ua, इसकी वेलोसिटी थी uv। और कोलिजन के बाद इसका मास तो वही रहेगा, मास में तो कोई चेंज नहीं हो जाएगा, राइट। तो इसका मास तो कितना रहेगा, ma और mb, लेकिन ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। हमने क्या लिख दिया, इसकी वेलोसिटी हो गई va, इसकी वेलोसिटी हो गई vb। ये हम बात कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन की, राइट। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है उसको हमने v से डिनोट कर दिया। द इनिशियल वेलोसिटी वाज u एंड द फाइनल वेलोसिटी इज सपोज टू बी v, राइट। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट by the Newton's third law we know that the force applied by AB is equal to the force applied by BA but माइनस में, है ना। हमको ये चीज पता है और हमको ये भी पता है by Newton's third law that F is equal to ma। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हम बात कर रहे हैं जितना फोर्स A ने B पर अप्लाई किया। तो यहां पर आ जाएगा A का मास इंटू A का एक्सेलरेशन, और यहां पर आ जाएगा B का मास इंटू B का एक्सेलरेशन, है ना। और हमको ये पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u अपॉन t, राइट। वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन इज v माइनस u अपॉन t। So what do we get from here, students? This ma we have written as it is acceleration of A। acceleration of A कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ A माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A अपॉन t। हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ A, फाइनल वेलोसिटी ऑफ A क्या थी, va, उसमें से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A मतलब ua को माइनस कर दिया। सो वी विल गेट द एक्सेलरेशन हियर। सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाएगा mb, the final velocity of b that is vb minus the initial velocity of b that is ub divided by t। So what we have done, we have just put the values of acceleration of a as well as the acceleration of b, right। यहाँ से मैंने इस t से t को कैंसिल कर दिया, right। So from here what do we get, MAVA minus MAUA is equal to MBVB minus MBUB, right। Now what do we do from here, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं that MAUA या इसको ऐसा लिखते हैं MAVA what do we do from here, we will just put okay, we can write as MAUA plus MBUB is equal to MAVA plus
MBVB। इसका मतलब क्या, MAUA मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल A, MBUB मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल B। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल A प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल B क्या हो जाएगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ A एंड B। तो ये जो LHS है वो क्या हो गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया बॉल A और बॉल B का, विच इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल A, दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल B। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ A प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ B क्या हो गया, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ A एंड B। इसका मतलब यहां से हमको ये समझ में आया कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, राइट। एंड इफ द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो यही तो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम में चेंज, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा दैट शुड बी इक्वल टू इट्स फाइनल मोमेंटम। यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, राइट। सो यही बोलता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट जो टोटल सिस्टम, किसी भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है दैट शुड ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, राइट। इसका मतलब द इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, राइट। Okay, we will solve one numerical that of this chapter, that is based on the Newton's third law and law of conservation of momentum, right? A bullet of mass 20 ग्राम, आपको क्या गिवन है, एक बुलेट है जिसका मास है कितना, 20 ग्राम। हम यहाँ पे B लिख दे रहे हैं, B का मतलब बुलेट एंड P का मतलब पिस्टल, राइट। तो बुलेट का मास आपको गिवन है 20 ग्राम और हमको यहाँ पे SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 kg, राइट। उसको हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली फायर किया, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे फायर किया विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आपको बुलेट की वेलोसिटी भी दे रखी है, दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द SI, दैट इज इन द SI सिस्टम, सो वी आर नॉट सपोज टू चेंज इट, राइट। फ्रॉम द पिस्टल ऑफ मास, यहाँ पर आपको पिस्टल का मास भी गिवन है, दैट इज MP, है ना, P फॉर पिस्टल, कितना दे रखा है 2 kg। और यहाँ पर आपको पिस्टल की वेलोसिटी गिवन नहीं है ना, तो हमने पिस्टल की वेलोसिटी को मान लिया V, राइट। नाउ आपसे क्या पूछा है कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल कितनी होगी, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड, है ना। हमको क्या निकालना है कि जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल होगी, मतलब इस V की वैल्यू हमको निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, जब हमने बुलेट फायर नहीं किया था उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट थी वो कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल भी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसका मतलब जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, है ना। अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, राइट। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, द मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस पिस्टल इनिशियली, है ना। द मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट का मतलब क्या, बुलेट का मास इनटू बुलेट की वेलोसिटी प्लस पिस्टल का मास इनटू पिस्टल की वेलोसिटी। तो ये तो क्या हो गया 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 0, तो हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं फाइनल मोमेंटम की। तो फाइनल मोमेंटम मतलब क्या, बुलेट का मास इनटू बुलेट की वेलोसिटी दैट इज 150 प्लस पिस्टल का मास इनटू पिस्टल की वेलोसिटी। पिस्टल की वेलोसिटी कितनी गिवन है यहाँ पे V, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन V हियर, राइट। 15 दूनी 30 और डेसिमल जो है वो 150 इंटू 2 इज 15 दूनी 30, 300, और डेसिमल 2 के पहले लगेगा, मतलब 3.00, राइट। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया 3
0.00 प्लस 2v, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट 3 प्लस 2v इज इक्वल टू 0, राइट. बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी गेट दिस इक्वेशन, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ऐसा लिख दिया, राइट. यहां से हमको इजीली v की वैल्यू मिल जाएगी दैट 2v इज इक्वल टू -3 और v इज इक्वल टू -3/2, दैट इज 1 पॉइंट 2 एकम 2 2 एकम 2 ऊंचाई 3 6 1 पॉइंट 2 पंजे 10. दिस इज इक्वल टू -1.5 meter per second. So this is the recoil velocity of the pistol, right? So in this way we can find out the recoil velocity of pistol with the help of the law of conservation of momentum, right? So all the topics of this chapter we have covered. From tomorrow we'll study the next topics. Okay, so that's all for today's class, students. Thank you.